हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि कोई भी लिक्विड वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट्स है, उसमें हम लोग एक केस बनाएंगे वोलेटाइल का, दूसरा केस बनाएंगे नॉन वोलेटाइल का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से भी बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। पहले हम लोग लिक्विड को देखेंगे और लिक्विड देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले बात है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसमें दो केस हम लोग सोच सकते हैं। पहला यह होगा कि हम लोग एक ओपन कंटेनर पर प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, ओपन कंटेनर पर वेपर तो होगा लेकिन वहाँ प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो देखो, हम एक कंटेनर बना रहे हैं, पहले समझ लो ओपन के लिए, बाद में हम लोग क्लोज कंटेनर की बात करेंगे। ठीक ना। तो ओपन कंटेनर के लिए ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हम डाल दिए। ठीक है ना, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब चूंकि अकेले है, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसको हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, पी नॉट, नॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्योर के लिए। अब सिर्फ इसमें क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो प्योर है, इम्प्योर नहीं है। इसमें कोई अदर सॉल्यूट हम अभी डिजोल्व नहीं किए हैं। ठीक है, अब इसके वेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा। ठीक, एक तो यहाँ देखिएगा कि सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, हम कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस पर ले रहे हैं और नीचे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो देखो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स वही इवोपरेट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग इवोपरेशन के बारे में जानेंगे। टॉपिक जो होगा वो होगा इवोपरेशन, बाद में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, तो यहां देखो इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेशन में क्या होगा, ये है सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, और इसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बल्क मॉलिक्यूल्स, नीचे में ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है इसलिए इसको बल्क मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो सरफेस पर है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इवोपरेट कर जाएगा। ठीक है ना, इवोपरेट करके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बल्क मॉलिक्यूल्स फिर पहुंचेगा सरफेस के पास और फिर ये इवोपरेट हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ कंटेनर जो है वो ओपन है। ठीक है, कंटेनर कैसा है, ओपन है, तो जो भी सरफेस का लिक्विड इवोपरेट करेगा, तो इवोपरेशन के बाद क्या होगा कि ये एस्केप करके बाहर चला जाएगा। ठीक, अब इसका दो कारण है क्यों ऐसा होता है सरफेस मॉलिक्यूल्स का, वो देखो। पहला है सरफेस मॉलिक्यूल्स का, कि पहला है, अब खुद से सोचो कि सरफेस मॉलिक्यूल्स और बल्क मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो बल्क मॉलिक्यूल्स का जो भी होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, इधर भी लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से सभी मॉलिक्यूल्स में लग रहा है। ठीक है ना। दूसरा बात देखो, अगर हम सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर है, सिर्फ और सिर्फ नीचे के तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बहुत कम है, ठीक है, जिसके वजह से वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरफेस पर ये आया कैसे, इसका मतलब यह है कि इसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, होगा ना। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था तभी तो ये नीचे से एकदम मतलब एक दूसरे को कोलाइड करते हुए ऊपर की तरफ आ गया। तो दो कंडीशन हुआ, एक सरफेस वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लग रहा है, सिर्फ नीचे की ओर लग रहा है, बाकी और कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा इसमें नहीं होगा। लेकिन बल्क वाले मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हैं तो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो बहुत लेट से इवेपोरेट करेगा, ठीक। हम आगे एक रिलेशन भी लिखेंगे इसमें कि वेपर प्रेशर और इसके लिए क्या होता है अट्रैक्शन के बीच में, ठीक। तो पहला पॉइंट जो है वो यह हुआ कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ही कम है, ठीक है ना, ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा, इसका ऊपर आने का कारण क्या था, तो ऐसा तो नहीं आसानी से आ जाएगा, नहीं, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था और जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो वो जल्दी ऊपर की तरफ आ जाएगा सरफेस के पास। तो दूसरा होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स is greater than bulk molecules, ठीक है। यही दोनों कारण है कि यह जो लिक्विड है सरफेस का वो इजीली इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि बल्क वाले जो होंगे वो फिर सरफेस के पास पहुंचेगा। अब इसमें जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा सरफेस पर, फिर वो इवेपोरेट करेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ जो इवेपोरेशन हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहा है। तो कभी भी याद रखना, ओपन कंटेनर जब होगा, ओपन कंटेनर, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएगा। इसीलिए यहां पर प्रेशर की बात नहीं करते, अगर प्रेशर की बात करेंगे तो इसको क्लोज करेंगे तब जाके होगा, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम प्रेशर लगाएंगे तब। अभी हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ ओपन कंटेनर पर। अब देखो ध्यान से समझो, जब मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन के बाद बाहर की तरफ एस्केप कर जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड का वेट कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ निकला, फिर नीचे से ऊपर आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर ऊपर जैसे ही नीचे से जाएगा इवेपोरेशन कर जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होकर बदल जाएगा, ठीक है। तो ओपन कंटेनर में लिक्विड का वेट कंटिन्यूअसली घटता है, ठीक है, या वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, या वेट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन ओपन कंटेनर weight of liquid decreases, ठीक है ना। वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा ड्यू टू इवोपरेशन। इवोपरेशन के कारण लिक्विड का वेट घट जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है, या और आप इसको बोल सकते हो एस्केप करना,
और तुम क्या बोल सकते हो इसको, एस्केप करना। ठीक है, एस्केप करेगा मतलब बाहर जा रहा है, तो इतना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है तो उसका वेट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान रखना। सिंपल वे में एक लाइन में अगर याद रखोगे तो याद रखना कि कोई भी ओपन कंटेनर में, ठीक है ना, अगर कोई लिक्विड है और उसको इवोपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इवोपरेशन के बाद मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली घटेगा तो उसका वेट भी घटेगा। और इवोपरेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट होकर एस्केप क्यों कर जाता है, तो याद रखना सरफेस मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ नीचे की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और दूसरा बात कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तब तो मारपीट करके अदर मॉलिक्यूल से ऊपर की तरफ चला है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ चला है तो वो एस्केप कर जाएगा। एस्केप करेगा तो वॉल्यूम घटेगा मतलब इस कंटेनर में जो लिक्विड था उसका मास लगातार घटेगा। ठीक है, चलो, तो ये था ओपन कंटेनर में। ओपन कंटेनर में फिर से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ वेपर बोलेंगे, वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो एस्केप कर जा रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, दूसरा है कि हम अब इसी पॉइंट को वेपर प्रेशर के लिए क्लोज कंटेनर की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो हम एक क्लोज कंटेनर बना रहे हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी लिक्विड अगर क्लोज कंटेनर में अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी लिक्विड अगर क्लोज कंटेनर में लेते हैं तो वहां पर प्रेशर कैसा होगा। ठीक है ना, तो हम अब क्लोज कंटेनर की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये एक कोई कंटेनर है, ये एक कोई कंटेनर है और इसको हम लोग क्या किए हैं कि क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, और इसमें भी मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और बल्क साइड में भी मॉलिक्यूल्स है। इसको हम लोग ले लेते हैं कि यह सरफेस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स है। अब सरफेस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, सरफेस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, यहां भी इस सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था। यहां भी आप देखिएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर लग रहा है। ठीक, यहां भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स। यह कौन सा मॉलिक्यूल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल्स है। और ये कौन सा है, तो बल्क मॉलिक्यूल्स है, बल्क मॉलिक्यूल्स है। और ये कंटेनर कैसा है, तो याद रखना क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। तो क्लोज कंटेनर की अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें भी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। देखो सिर्फ नीचे की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बल्क मॉलिक्यूल्स में आप देखिएगा तो चारों तरफ से लग रहा है। ठीक है ना, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि एस्केप करना शुरू करेगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन शुरू करेगा, अब देखो जो शुरू करेगा तो ये एस्केप नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह क्लोज कंटेनर। जैसे मान लो कि एक नॉर्मल ठंडा पानी रखेंगे तो पता नहीं चलेगा। कोई एक बोतल ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप आधा तक बोतल में गर्म पानी डाल दीजिए तो वो वेपर बनना शुरू करेगा। वेपर बनेगा तो जो खाली सरफेस है या खाली पार्ट है बोतल का, उसमें देखिएगा साइड में थोड़ा 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 वेपर के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है क्लोज कंटेनर में कि सरफेस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप करेगा तो जरूर, वेपर बनेगा भी, लेकिन कुछ समय के बाद वो सभी के सभी फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पर दो काम हो रहा है। इस मॉलिक्यूल्स के लिए आप देखोगे तो कितना वर्क हो रहा है, दो। सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए एक इनिशियली जो हो रहा है कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब फिर थोड़ा देर के बाद क्या हो रहा है कि वही जो वेपर है क्लोज कंटेनर होने के वजह से वो सभी के सभी वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पर साइमल्टेनियसली दो काम हो रहा है, लिक्विड से वेपर बनना और फिर वेपर से
लिक्विड बनना। ठीक है, दोनों बात यहां पर हो रहा है। ठीक, अब इसमें हम कह सकते हैं कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में और फिर वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, ये इसी दोनों प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि यह एक स्टेट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने फेज को जब चाहे बदल सकता है, जैसे यहां लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, सॉरी माफ करना, यहां लिक्विड वेपर में बदल रहा है और वेपर लिक्विड में बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर यह एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब यहां ध्यान दो, अब क्लोज कंटेनर का वेपर प्रेशर जो होगा, यहां भी पी नॉट ए ही लेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग इसमें कोई सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। तो क्या हो जाएगा, वेन ए लिक्विड केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर, किसी भी लिक्विड को अगर हम क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो वो इवेपोरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इवेपोरेट करने के बाद फिर वो जो वेपर होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। लिक्विड और वेपर के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। कहां होगा, ध्यान रखना, सरफेस ऑफ लिक्विड पर होगा। बल्क वाले मॉलिक्यूल्स से इस इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सरफेस between liquid and vapor on the surface of liquid is called vapor pressure of liquid। ठीक है, ओपन कंटेनर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्लोज कंटेनर में ये होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, अब इसी को द प्रेशर एंड लिक्विड सरफेस आर कम इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कि यह वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। सिंपल एक लाइन में याद रखना। ठीक, दूसरा बात इसमें क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर जो होता है वो किस किस बात पर निर्भर करता है, कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से फैक्टर है जिसमें वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि वेपर प्रेशर जो होता है वो किस किस बात पर निर्भर करता है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो पॉइंट नंबर एक में है, एक बात याद रखना कि कंटेनर के शेप साइज से वेपर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, अब बड़ा कंटेनर हो छोटा कंटेनर, पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह बराबर होगा। तो इसका कंटेनर से कोई मतलब नहीं है, इस बात को याद रखना। कंटेनर का शेप साइज से बिल्कुल इसका लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखना कि लिक्विड के नेचर पर वेपर प्रेशर डिपेंडेंट है। कैसे है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, बहुत बेहतरीन बात है कि वेपर प्रेशर को Vp से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड।
लिक्विड के नेचर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स H2, दूसरा हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। ठीक, एक इथाइल अल्कोहल है और एक OH है। एक 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि जब कभी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं कि यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट होगा तो यह मॉलिक्यूल्स हर हाल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक ना, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कहीं भी आपको दिखे कि अगर हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है तो समझ जाना कि यह मॉलिक्यूल्स हर हाल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है तो H2O, यहाँ इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2OH। ठीक है, यहाँ पर देखो तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है तो ऑक्सीजन के पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा कि बॉन्ड बनाएगा। अब देखो दो साइड यहाँ है, दो साइड यहाँ है, कुल मिला के वाटर मॉलिक्यूल्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी बन रहा है क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ भी बन रहा है। ठीक ना, तो अब यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सिर्फ जैसे C2H5OH और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फिर हो जाएगा C2H5OH, मतलब यहाँ से जाके बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे ना। अब देखो तो यहाँ पर साइट कम है, क्या है, साइट कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का साइट कम है, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ ज्यादा होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम जनरेट होगा, वो कोशिश करेगा कि पकड़ के रखे अपने आप को। ठीक है, जाने दे नहीं, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये स्लो रेट से जाएगा। इवेपोरेशन इसका भी होगा लेकिन जितना तेजी से यह होगा यह नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक बात समझिए कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। तो देखो ये है वेपर प्रेशर और यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है आपसे इसमें कि अगर कोई आपसे पूछता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और इथाइल अल्कोहल में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा। C2H5OH का वेपर प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक तो बता दिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और यहाँ जो भी केस हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए आप याद रखिएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा तो वो मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने की कोशिश करने से रोकेगा। ठीक, अब चलो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल 11th में हम लोग पढ़े थे
इथाइल अल्कोहल। आप जानते हैं 11th में GOC 1 में आपको पढ़ना था नोमेनक्लेचर। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH2OH, फिर CH2OH, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकॉल। सिंपली इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। अगर आप इसको इथाइल ग्लाइकॉल बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। ठीक, एक और ले लेते हैं CH2OH, और यहाँ भी है OH, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसेरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लाइसेरॉल। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का साइट है वो कहाँ है? सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक ना, याद रखना कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? यहाँ जहाँ में स्टार मार्क किए, तो इसमें साइट एक है। और इसमें देखिएगा ग्लाइकोल के केस में तो एक तो ये इंटरनल मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है, दूसरे के साथ भी बना लेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ साइट परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में ग्लाइकोल में ज्यादा है। ठीक, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें और ज्यादा है ग्लाइसेरॉल में। ठीक, बाहर से भी बना लेगा, यहाँ से भी बना लेगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड चारों तरफ से भी बना लेगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लाइसेरॉल में है, ग्लाइसेरॉल के बाद ग्लाइकोल में है, और ग्लाइकोल के बाद इथाइल अल्कोहल में है। तो अगर इसमें हम लोगों से कोई पूछता है कि वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर वो कितना होगा, किसका ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ग्लाइसेरॉल का सबसे ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर, ग्लाइसेरॉल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइसेरॉल सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा? वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, याद रखना हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ। उससे पहले एक इसका मैथमेटिकल थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस से जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो एक होता है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े भी होंगे, log P2 बटा P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ याद रखना T1 और T2 हमेशा केल्विन में रखना। डेल्टा H हीट ऑफ वेपराइजेशन को कहते हैं, R गैस कांस्टेंट है। ये दोनों टर्म्स पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूला का यूज भी हम लोग आगे करेंगे। अभी आप यहाँ पर नॉर्मली इसको आप याद करके रखना। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं वो मेनली है राउल्स लॉ, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग डाल्टन्स लॉ भी देखेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर सबको समझ में आ गया। अब आगे का टॉपिक जो है वो है राउल्स लॉ। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? राउल्स लॉ। ठीक, राउल्स लॉ पढ़ने के लिए दो बात हम लोगों को जानना जरूरी था। एक तो प्रेशर, अब हम लोग प्रेशर को दो कंपोनेंट्स में बांट कर पढ़ेंगे, इसलिए उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ठीक, दूसरा मोल फ्रैक्शन। तो लेक्चर 2 में हम आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाए हुए हैं और अभी कंटिन्यू आप वेपर प्रेशर के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो राउल्स लॉ ये बताता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन ए और बी कंपोनेंट से बना हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन ए और बी कंपोनेंट से बना हुआ है, तो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर अलग होगा और इसका पार्शियल प्रेशर अलग होगा। ठीक है, तो इसके ए के पार्शियल प्रेशर को हम पी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी के पार्शियल प्रेशर को हम लोग पी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ लो। अब देखो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ
अलग अलग लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। ध्यान देना कि यह सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज में डिफाइन होता है, ठीक है ना। देखो सिंपली याद रखना कि राउल्स लॉ ये बता हुआ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा अलग अलग कंपोनेंट का, पार्शियल वेपर प्रेशर अलग अलग कंपोनेंट का वो अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि राउल्स लॉ जो डिफाइन होगा वह लिक्विड फेज में होगा, इस बात को मत भूलना। अगर वेपर फेज में हम लोग बात करेंगे तो वो कहलाता है डाल्टन्स लॉ, जो इसके बाद वाले स्लाइड में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ना था, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर each component is directly proportional to mole fraction in liquid phase। आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है राउल्स लॉ के लिए। तो मान लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन is a mixture of two components A and B, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग ए को सॉल्वेंट बोलते हैं और बी को सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब राउल्स लॉ क्या बताए कि इसका जो अपना पार्शियल प्रेशर होगा वो मूल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PA is directly proportional to mole fraction of A, ठीक है। यहां पर PA क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और XA मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरह से PB जो होगा, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB का, ठीक है। यहां PB क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और XB को क्या कहेंगे, मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे और कांस्टेंट वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A XA, ठीक है, P0A XA। और अगर हम PB के लिए लिखते हैं तो PB क्या हो जाएगा, P0B XB, ठीक। तो आप यहाँ गौर कीजिए, आपको दिख रहा है कि सोल्यूट के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो PA इज इक्वल टू P0A XA, और सोलवेंट के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। XA XB मूल फ्रैक्शन है, PA और PB पार्शियल वेपर प्रेशर है सोल्यूट और सोलवेंट का, ठीक है। अब देखो यहां पर P0A और P0B को क्या कहते हैं, ठीक है ना। हियर P0A
P naught A is partial vapor pressure of प्योर। यहां पर हम प्योर वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर है। याद रखना, प्योर का मतलब हो गया कि वो अलग अलग बिल्कुल दिखा रहा है, उसमें कोई भी मिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को हम लोग प्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड ए और P नॉट B जो होगा इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। आप यहां पर इसको कह सकते हैं कि सॉल्वेंट A और यहां सॉल्यूट B, ठीक है। तो यही है राउल्स लॉ कि दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग, अगर 3 कंपोनेंट भी रहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर सॉल्यूशन जो है वो अलाउ नहीं करता है आप 2 कंपोनेंट से ज्यादा कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के स्टडी के बारे में। इसलिए यहां हम लोग 2 ही लिए हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। राउल्स लॉ क्या बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो अलग अलग कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना कि यह बात सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है कि अब यहां जैसे एक केस मान लो, वेपर प्रेशर का पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वेपर प्रेशर जो है उसके 2 पार्ट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक पहला पॉइंट जो होता है वो होता है वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल, और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। दूसरा क्या होता है? नॉन वोलाटाइल, ठीक है। नॉन वोलाटाइल में याद रखा जनरली इसमें सॉलिड सब्सटेंस आएंगे। नॉन वोलाटाइल में कौन सा आएगा? सॉलिड सब्सटेंस आएगा। जैसे मान लो यूरिया है, ज्यादातर जो क्वेश्चन में आता है वो यूरिया है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें आने वाला है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6H12O6। इसमें और आएगा सुक्रोज, ठीक है, इसमें और आएगा चीनी और आएगा सॉल्ट भी आता है। तो यहां पर देखो सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर क्रिएट होगा? नहीं होगा। लेकिन होगा कब? नॉन वोलाटाइल में इसमें लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो अगर हम वोलाटाइल और वोलाटाइल 2 सब्सटेंस वोलाटाइल का लेंगे, जैसे मान लो कि A और B ये दोनों कैसा है? वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल का ना दोनों लिक्विड है, और जब दोनों लिक्विड है तो इवेपोरेशन दोनों का होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर हम नॉन वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, जैसे यूरिया को अगर हम मिला देते हैं ग्लूकोज के साथ, तो कोई वेपर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसका स्टडी हम लोग नहीं करेंगे कि नॉन वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के सॉल्यूशन के बारे में। हाँ, दूसरा बात कि अगर हम क्या करते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड में इसमें से कोई भी, याद रखना, वोलाटाइल लिक्विड में अगर कोई भी यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, सॉल्ट अगर हम इसमें रख देते हैं तो डिजोल्व हो जाएगा। जैसे पानी है और इसमें आप यूरिया रख दिए, ठीक है ना, पानी में यूरिया रख दिए तो ये तो डिजोल्व हो गया। अब कैसा फेज में आ गया? ये भी लिक्विड के फेज में आ गया। तो अब ये भी वेपराइज होगा, लेकिन ये वेपराइज हुआ किसके वजह से? सॉल्वेंट के वजह से, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल था और लिक्विड फेज में था, ठीक। तो इसको अब हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे कि एक कि सोल्यूट वोलाटाइल हो, दूसरा कि सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो। सॉल्वेंट हमेशा वोलाटाइल लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो पहला बात है कि जब सोल्यूट वोलाटाइल होगा तब क्या होगा? सोल्यूट वोलाटाइल कहने का मतलब है कि सोल्वेंट भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड है। ध्यान रहेगा ना, लिक्विड है। जब हम दोनों को एक कंटेनर में अगर हम लोग मिला देते हैं, सोल्यूट को भी और सोल्वेंट को भी, मान लो कि यह सोल्यूट है,
सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और ये कुछ यूरिया मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ग्रीन वाला हम यूरिया से रिप्रेजेंट किए, ठीक, यूरिया से रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा कि अब दोनों के दोनों वेपोराइज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी वेपोराइज करेगा और यूरिया भी वेपोराइज करेगा, ठीक है। इसीलिए इस केस में दोनों के दोनों सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों वेपर में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वह बराबर होगा द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। दोनों के पार्शियल प्रेशर को हम लोग जोड़ देंगे तो वह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एक चीज याद रखना, कभी भी कंडीशंस में अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे ना तो वेपर बढ़ता है, ठीक है। जैसे ये लिक्विड है, अगर हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि यहाँ हम हीट देना शुरू किए, और जब हम हीट दे रहे हैं तो इस मॉलिक्यूल्स का जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद है सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो बल्क वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी सरफेस पर पहुंच जाएगा, आज जैसे सरफेस पर पहुंचेगा इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। तो इवेपोरेशन के लिए याद रखना और पार्शियल प्रेशर के लिए भी याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को। क्या है कि इन प्रेजेंट केस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट, जिसमें ए को हम लेते हैं कि सॉल्वेंट है और बी को हम लोग लेते हैं सॉल्यूट है। अब देखो फ्रॉम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और उसी तरह से PB मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान में रखना, चाहे सब्सटेंस हम सॉलिड में डालें या सब्सटेंस लिक्विड फेज में हो, लेकिन सॉलिड वाले को भी हम लोग मेंशन करेंगे लिक्विड में, क्योंकि अगर हम यूरिया को पानी में डाल रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप एक प्रोपोर्शनलिटी राउल्स वाले डालिए, तब PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A(A) और PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0B(B). इस टॉपिक का दूसरा जो पॉइंट है कि अगर हम लोग दोनों ही वेपर प्रेशर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर का सम अगर हम लोग कर देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा PS, और PS इज इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB, ठीक है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक। अब इस फॉर्मूला को राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग PS इज इक्वल टू हो जाएगा P0A(A) और प्लस P0B(B) के बराबर। यह एक बेहतरीन फॉर्मूला है जो हम लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया यह सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है P0A(A) प्लस P0B
XB का। अब जो हम लोग केस देखेंगे वो कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल का, ठीक है ना। इस केस में सोल्यूट जो होगा नॉन वोलाटाइल होगा, मतलब सोल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूट का वो 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसमें देखो कि अगर हम लोग मानते हैं कि लेट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बी हम लोग लेते हैं सॉल्यूट के लिए, तो याद रखना इसमें पीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वोलेटाइल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व नहीं करेगा। जब डिजोल्व नहीं करेगा तब वेपर में नहीं बदलेगा, समझ में आया ना बात, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होगा और वही बराबर होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। तो देख लेना कि इस केस में सॉल्वेंट का वेपराइजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का, इस केस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट, इस केस में वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला जो आएगा थोड़ा अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। अब देखो तो फॉर्मूला जो होता है PS इज इक्वल टू, वो क्या होगा, P, या पहले देख लो थोड़ा सा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम राउल्स लॉ the PA is directly proportional to XA, the PA is equal to P naught A XA, समझ गए ना, P naught A XA। अब देखो यहां से हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, यही पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, किसका, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं हो रहा है। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। देखो यहाँ PS किसके बराबर हो जाएगा, PS इज इक्वल टू P नॉट A XA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि जैसे हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमको चाहिए यहाँ से XA, तो XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB, ठीक ना। अब इस वैल्यू को 1 माइनस XB को हम XA के जगह पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू P नॉट, PS इज इक्वल टू P नॉट A और इनटू 1 माइनस XB, 1 माइनस XB, ठीक है। आप एक काम करो कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB, ठीक है। अब देखो तो यहां से हम इस निगेटिव वाले वैल्यू को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS, इतने को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब देखो यहां से हमको निकालना है XB, तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A, ठीक। तो यह एक बेहतरीन फार्मूला है। आगे हम लोग इसी को रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर के टर्म्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखना कि किस P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट A को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां से एक नया राउल्स लॉ हम लोग डिफाइन करेंगे। याद रखना ये जो फॉर्मूला है 21 केस के लिए है, जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तब। ठीक है ना, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तब ये हम लोग केस अप्लाई करेंगे। नॉन वोलेटाइल के केस में सोल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह 0 के बराबर होता है। समझ गए ना बात को। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो वेपराइजेशन होगा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, इसीलिए हम PS इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए लिए हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही इस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को आप इसमें पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आ रहा है XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS बाई P नॉट A। तो यहाँ पर इस टर्म्स को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब हम लोग जो राउल्स लॉ जो देखने वाले हैं वो राउल्स होगा कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, तो उसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो राउल्स लॉ के लिए, ठीक है, कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या बता रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहेगा तब वह इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। ठीक है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखना, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नोन एज राउल्स लॉ। ये कब तुमको लिखना है एग्जाम में, जब अगर वो बोले क्वेश्चन कि एक्सप्लेन राउल्स लॉ और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर सीधे सीधे पूछता है आपसे कि राउल्स लॉ किसे कहते हैं, तो आप जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। तो इस डिफिनेशन का डेरिवेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल के लिए, तो इसका सिर्फ याद रखिएगा कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हैं बात को, और फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट A। यहाँ हम लोग इस केस में देखेंगे कि सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम में ये बात पूछता है कि मोल फ्रैक्शन मोलिकुलर वेट सोल्यूट का कितना होगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे वो देखो, सोल्यूट को हम लोग जनरली B से रिप्रेजेंट करते हैं और A से। तो देखो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो देखो यहाँ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट को हम लोग मान लेते हैं N2, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसको हम लोग मान लेते हैं N1, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सोल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसको हम लोग मान लेते हैं N2। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, XB इज इक्वल टू N2 बटा N1 प्लस N2। देखो यहाँ A है, A को सॉल्वेंट बोलते हैं, यहाँ B है, B को सॉल्यूट बोलते हैं। अब यह इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, N2 बटा N1 प्लस N2 इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट A। ठीक है, अगर हम लोग केस बनाते हैं कि मान लेते हैं कि सोल्यूट का मोल बहुत कम है, सोल्यूट का मोल बहुत कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इफ अगर ऐसा हो कि N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, N2 जो होगा वो N1 से बहुत बड़ा होगा, तो उस केस में N1 प्लस N2 लगभग बराबर कितने का हो जाएगा, N1 का। अब हम लिख सकते हैं कि N2 बटा N1 इज इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं कि लेट मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट को हम लोग मान लेते हैं m2, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं W2। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना है W2, तो W2 बाई M2, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, N2 का, याद रखना किसका वैल्यू है, N2 का यह वैल्यू है। अब यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, W2 बाई M2 इंटू 1 बाई N1 W2 बाई N2 इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। यहाँ से कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट कितना होगा, तो आप इस दोनों को उधर भेज दीजिएगा, सॉरी यहाँ N1 होगा, यहाँ क्या होगा N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट का होगा, ठीक है ना। अब आप मोलिकुलर वेट पूछेगा तो इस सबको इधर डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। तो ये है हम लोगों का नॉन वोलेटाइल के केस में, याद रखना नॉन वोलेटाइल के केस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स ही वेपराइज होगा और वही बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन का। आगे अब हम लोग देखते हैं कि राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के यूज करके किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो राउल्स और डाल्टन्स का यूज करके, तो हम लोग हेडिंग बनाए हुए कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय द यूजिंग राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। चैप्टर 5 क्लास 11th में स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों को पढ़ना था कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ के बारे में समझो। डाल्टन्स लॉ जो डिफाइन होता है वो वेपर फेज में होता है, और राउल्स लॉ जो डिफाइन होता है वो किस में होता है, राउल्स लॉ लिक्विड फेज में। इसलिए डाल्टन्स लॉ में क्या होगा कि एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब इसमें वैसे हम लोग मिक्सचर के बात करेंगे जो नॉन रिएक्टिंग हो, ठीक है। तो कैसे इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पहले समझ लो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ दोनों सिमिलर है, सिर्फ दोनों का फेज अलग है, ठीक है। हम लोग राउल्स लॉ में पढ़े कि पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस फेज में, तो लिक्विड में। डाल्टन्स लॉ में भी हम लोग वही बात करने वाले हैं, क्या होता है इसमें पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, किस फेज में, तो गैस फेज में। तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 11th का चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे डाल्टन्स और राउल्स लॉ के यूज करके, ठीक है। तो आप पहले समझ लो कि डाल्टन्स लॉ किसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to mole fraction but in gaseous phase, ठीक है ना। गैस फेज में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, according to Dalton's law, according to Dalton's law, ठीक है ना। डाल्टन्स लॉ पार्शियल, ये क्लास 11th का है, हम आपको याद दिलाने के लिए बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का। यहां पर याद रखना कि गैस फेज में होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, गैस फेज में होना चाहिए। तो अगर यहां पर अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है, लेट
मिक्सचर इज ए एंड बी, ए और बी का हम लोग मिक्सचर बना रहे। यहाँ अब मिक्सचर बोल रहे, सिर्फ मिक्सचर, सॉल्यूशन की बात मत करना, सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, नॉन रिएक्टिंग गैस है, दोनों अलग अलग रहेगा लेकिन एक कंटेनर में रह सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हम लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा पी टोटल, तो टोटल प्रेशर को पी एस और इनटू एक्स ए। सिमिलरली अगर हम पी बी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा पी एस और इनटू एक्स बी। याद रखना पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल वेपर प्रेशर, एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन। तो हम लिख देते हैं क्या हो जाएगा पी ए एंड पी बी आर पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। और पीएस जो है, पीएस इसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रेशर, क्या कहते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं, इस दोनों फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि आता कहाँ से है, ठीक है। अब देखो ये आता कहाँ से है, उसको हम लोग 11th के उसी चैप्टर में एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन यह होता है PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें P हो जाएगा प्रेशर, ठीक है, P हो जाएगा वॉल्यूम, N को कहते हैं मोल, R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और T होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, ठीक है। अब दोनों पर्टिकुलर गैस ए और बी के लिए आप दो इक्वेशन लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा कि पी ए भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NaRT, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। हम ये किसके लिए लिख रहे हैं, तो याद रखना कि फॉर गैस ए, ये हम ए के लिए लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम गैस बी के लिए लिखेंगे फॉर गैस बी, तो क्या हो जाएगा PB भी इज इक्वल टू NBRT, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक और इक्वेशन बना लेते हैं कि PS भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NB प्लस NA, NA प्लस NB और इंटू RT, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा PAV बाई P टोटल भी इज इक्वल टू NaRT डिवाइडेड बाई Na प्लस NB इंटू RT, तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, B से भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाई टोटल मोल्स को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, तो यहाँ हम किसके लिए लिख रहे हैं A के लिए लिख रहे हैं, तो A का ही लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो तो PA इज इक्वल टू, इतने को हम लोग क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो A डॉट ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा PS, ठीक, ये एक फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 2 को अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 इज
डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, 3। तो सिमिलरली जो इक्वेशन जो मेरे पास आने वाला है वो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी डॉट पी एस। ये टॉपिक क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है। गैस लॉ का बहुत सारा वैल्यू होता है, जो आगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे तो वहाँ आर का वैल्यू यूज होने वाला है। यहाँ हम लोग पढ़े हैं पी वी इजकल टू एन आर टी, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे पाई भी इजकल टू एन आर टी। फर्क कितना होगा कि वहाँ पाई को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब आइए जो हम लोगों का टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय द यूजिंग राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं था, राउल्स लॉ अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लिए डाल्टन्स लॉ पर। तो डाल्टन्स लॉ का याद रखिए गैस फेज में डिफाइन होता है, और वो जो होगा वो डाल्टन्स लॉ के लिए गैस फेज में होगा, ठीक है, याद रखना। अब देखो हम इस दोनों का, डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ का यूज करके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, हम लोग उसको एक डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग जो पॉइंट है उसको हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B are X YA and YB in गैस फेज, ठीक है ना, गैस फेज याद रहेगा। जैसे गैस फेज लिखे ना तो समझ जाना कि डाल्टन्स लॉ के लिए लिख रहे हैं, ठीक। अब हम लोग दोनों लॉ को बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग राउल्स को देखते हैं, उसके बाद डाल्टन्स को देखते हैं, ठीक है। देखो देखो फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ क्या बोलता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और फिर देखो पी बी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। ये हो गया। अब यही काम हम लोग करेंगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ में क्या हो जाएगा, इसके डाल्टन्स लॉ के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट किए हैं, YA और YB से। तो क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू PS इंटू YA और PB इज इक्वल टू PS इंटू YB, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं कि राउल्स लॉ का इस्तेमाल करके XA और XB निकाल लेते हैं। तो XA बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इसमें देखो P नॉट A मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो PA, ठीक है, डिवाइडेड बाय P नॉट A, और उसी तरह से XB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ XB निकालोगे, P नॉट B प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा PB डिवाइडेड बाय P नॉट B, ठीक है ना, P नॉट B। अब कुछ नहीं करना है, हम लोगों का इक्वेशन लगभग हो चुका है। देखो करेंगे क्या कि यहाँ डाल्टन्स लॉ वाला जो भी वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। डाल्टन्स लॉ वाला PA इज इक्वल टू PS डॉट YA और PB इज इक्वल टू PS डॉट YB। तो PA के जगह पर PA और PB के जगह पर PB का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, याद रखेगा ना कि ये यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा
एक्स ए इज इक्वल टू पी एस डॉट वाई ए और एक्स बी, यहाँ डिवाइडेड बाय हो जाएगा पी नॉट ए, और एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एस डॉट वाई ए और डिवाइड वाई बी, सॉरी वाई बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। तो देखो एक्स ए भी हम लोगों को पता हो गया और एक्स बी भी हम लोगों को पता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी यह कितने के बराबर होता है, 1 के। तो ये दोनों वैल्यू को वहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एस डॉट वाई ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए प्लस पी एस डॉट वाई बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे कि पी एस दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो पी एस इंटू वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। दैट इज फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 1 बाई पी एस इज इक्वल टू वाई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। ये मेरा एक बेहतरीन इक्वेशन है जब फ्रैक्शन हाईली फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स, तो ठीक है ना। दिस फॉर्मूला यूज फॉर द ओनली फ्रैक्शन आर गिवन इन हाईली, ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल बना लेते हैं कि डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ के यूज़ करके प्रॉब्लम कभी आएगा तो हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को याद रखना, तो कुछ नहीं करना है, राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ, ठीक है। राउल्स लॉ से हम लोग एक्स ए और एक्स बी निकालेंगे और ठीक है, और जो भी हमारा पी और पी बी का वैल्यू है तो वो तो दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है, आसानी से वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स ए एक्स बी मिल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, अब चूंकि पी एस दोनों में था तो कॉमन ले लिए हैं, और 1 बाई पी एस इज इक्वल टू वाई ए बटा पी नॉट ए प्लस वाई बी बटा पी नॉट बी। इसमें जितने भी टर्म्स है उससे सबको हम लोग जान रहे हैं। पी नॉट ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और पी नॉट बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ याद रखना कि नॉट लग जाए तो प्योर से रिप्रेजेंट करना, नॉट नहीं हो तो सिर्फ पार्शियल वेपर प्रेशर बोलना, ठीक है ना। तो चलो देखो एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग बना लेते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इन द वेपर फेज। अब देखो यहाँ ध्यान देना, हम वही कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चन में दोनों एक ही कंपोनेंट का हो सकता है। देखो तो यहाँ पर क्या बोला है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, यहाँ कंपोनेंट ए है, उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, x1 है, और उसी कंपोनेंट ए का, उसी कंपोनेंट का बदला नहीं है, जब वह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा तो उस टाइम में उसका वेपर में था तो x1, और जब ए लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, x2। तब बोल रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो होगा उस मिक्सचर का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ दोनों आप यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग निकाल लेते हैं फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ में मोल फ्रैक्शन यूज करोगे तो याद रखना, हम फिर से बोल रहे हैं वेपर फेज वाला को यूज करना, ठीक है। तो यहाँ डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर, तब पी ए इज इक्वल टू पी एस, यहाँ टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पी एस क्या है तो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर,
ठीक है ना, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक, इनटू मोल फ्रैक्शन। तो क्या दिया हुआ मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में? 101, ठीक है, 101। उसी तरह से फिर हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम डाल्टन, सॉरी, फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या बताए थे कि जो लिक्विड फेज में होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। देखो गौर से, लिक्विड फेज में कितना दिए हुआ है? लिक्विड फेज में x2 दिए हुआ है, ठीक है, तब पी नॉट ए x2, ठीक है। अब देखो गौर करने की बात है, अब यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ही है और यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ए ही है, ठीक। तो ये दोनों आपस में डाल्टन्स लॉ का प्रेशर और राउल्स लॉ का वेपर प्रेशर, डाल्टन्स लॉ का वेपर प्रेशर, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसका मतलब यह है कि इसको लिख लो, इसको इक्वेशन 1 कर लो और इसको इक्वेशन 2 कर लो। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पी एस डॉट x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए डॉट x2, पी नॉट ए डॉट x2। तो यहां से टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू x2 अब बटा x1। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जिसमें राउल्स लॉ आपको 12 के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग अब चर्चा करेंगे, इसके बाद, ठीक है ना, उस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह से होगा, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। तो वो हम लोग लेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।